कराए जाते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, एक बार मेरी फ्रेज कर ले, कितना होगा, पीके कोड का यूज करना होगा, राजनीतिक स्थिति, यही था ना सर? ऑप्शनल का अलग से लेना पड़ेगा। हाँ जी, अब आप लोग का ऑप्शनल अलग से करना पड़ेगा। तो ये क्या रहा, इसका राजनीतिक स्थिति है। और राजनीतिक स्थिति में बहुत सारी चीजें मैंने आप लोग को बताया था। अभी आप समझिएगा, एक कहानी मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने जा रहा हूं, और ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे फेमस एक कहानियों में से एक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतवंश, भरतवंश, ठीक है? कौन सा? भरतवंश। देखिए, जो भरतवंश के राजा सुदास थे, इस कहानी को आप लोग समझिएगा। भरतवंश के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? राजा सुदास। क्या नाम था? राजा सुदास। तो राजा सुदास के एक पुरोहित हुआ करते थे। राजा सुदास के एक पुरोहित हुआ करते थे जिनका नाम था विश्वामित्र। एक पुरोहित होते थे। पुरोहित तो शायद आप लोगों को पता होगा किसको कहा जाता है, राजा जैसे चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, वही पुरोहित थे जिनका नाम क्या था? विश्वामित्र। विश्वामित्र। तो जो ये विश्वामित्र थे, ये भी काफी योग्य थे, लेकिन अब पुरोहित हुआ करते थे। जो भरतवंश के राजा सुदास थे, इस कहानी को आप लोग समझिएगा। भरतवंश के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? राजा सुदास। क्या नाम था? राजा सुदास। तो राजा सुदास के एक पुरोहित हुआ करते थे। राजा सुदास के एक पुरोहित हुआ करते थे जिनका नाम था विश्वामित्र। एक पुरोहित होते थे। पुरोहित तो शायद आप लोगों को पता होगा किसको कहा जाता है, राजा जैसे चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, वही पुरोहित थे जिनका नाम क्या था? विश्वामित्र। विश्वामित्र। तो जो ये विश्वामित्र थे, ये भी काफी योग्य थे, लेकिन अब यहां पर राजा सुदास ने क्या किया, तो अपने एक वरिष्ठ, यानी कि अपने जो थे दूसरे पुरोहित को बना दिया, जिनका नाम क्या था? वशिष्ठ। तो वशिष्ठ को इनके द्वारा पुरोहित बना दिया गया, और विश्वामित्र को इनके क्या कर दिया गया? पुरोहित पद से हटाकर अब किसको बना दिया गया? वशिष्ठ को बना दिया गया। जब वशिष्ठ यहाँ पर पुरोहित बन जाते हैं, तो विश्वामित्र को यह बात काफी खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है कि मेरे को हटाया गया, यानी कि अपने आप में यह अपमान समझ लेते हैं, अपना अपमान समझ लेते हैं। और यह अपना अपमान समझने के कारण जो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र के द्वारा क्या किया गया? अपमानित महसूस करने के कारण 5 राजाओं के और अन्य कबीलों के साथ मिलाकर टोटल 10 राजाओं के साथ मिलकर एक युद्ध करते हैं, और उसी युद्ध को बोला गया 10 राज युद्ध, यानी कि 10 राजाओं के बीच में होने वाला जो युद्ध हुआ, उसे क्या कहा गया? 10 राज युद्ध कहा गया। तो यहां लिख लेना, अपमानित महसूस होने पर, अपमानित महसूस करके विश्वामित्र ने क्या किया? विश्वामित्र ने तो अपमानित महसूस करके विश्वामित्र के द्वारा पंच राजा, यानी कि पंच जनों प्लस में अन्य कबीलों, तो पंच राजाओं के साथ मिलाकर और अन्य कबीलों के साथ मिलाकर ये सभी मिले, और टोटल कितने लोग हुए थे इनमें? तो 10 राजा हुए थे। कितने राजा हुए थे? 10 राजा हुए थे। तो 10 राजाओं से मिलकर, और एक तरफ कौन से रहते हैं? राजा सुदास रहते हैं। राजा सुदास रहते हैं, और ये युद्ध लड़ा गया कौन से नदी के पास लड़ा गया? ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो परुशनी नदी के पास में लड़ा गया, जो वर्तमान में कहा जाता है रावी नदी। तो रावी नदी के पास में लड़ा गया। एक तरफ से राजा सुदास होते हैं, एक तरफ से राजा सुदास होते हैं, और दूसरी तरफ से ये 10 राजन मिलकर युद्ध लड़े, और इसी को कहा गया 10 राज का युद्ध कहा गया। इसी युद्ध को क्या कहा गया? 10 राज का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में परंतु राजा सुदास विजयी रहे। इसमें राजा सुदास क्या हुए? शराब बिहार में हो क्या? घर चले गए हो क्या? नहीं जी, घर अभी नहीं आया हूं, ठीक है? घर दीपावली में नहीं जाना है, बाद में जाना है। तो राजा सुदास इसमें क्या रहे? विजयी रहे। यहां तक कहानी समझ में आए? सीधी सी कहानी है कि भरतवंश के जो राजा सुदास थे, उनके एक पुरोहित थे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को हटाकर अपने पुरोहित पद पर वशिष्ठ को बना दिया गया, पुरोहित वशिष्ठ को बनाया गया। इस बात को विश्वामित्र अपने आप में अपमानित महसूस किए, और 5 राजाओं को, यानी कि 5 राजा और कुछ कबीलों को मिलाकर, अर्थात 10 राजाओं के साथ मिलकर एक युद्ध कर देते हैं, और रावी नदी के तट पर वो युद्ध होता है, और उस युद्ध में कौन जीत जाता है? राजा सुदास जीत जाते हैं। भावना सर, मेरा आंसर सर, ये पंचजन कौन थे? पंच राजाओं का नाम नहीं मिलता है कि कौन कौन से वो राजा थे, सिर्फ यह वहां आता है कि 10 राजाओं के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, किताबों में इतना ही दिया गया भावना जी। तो इसलिए 10 के 10 राजा या 5 जनों का नाम याद रखना उतना इंपोर्टेंस नहीं होता है। सिर्फ एक इंपोर्टेंस ये होता है कि इस युद्ध में विश्वामित्र की क्या हुआ था? हार हुआ था। बस इतना आपको जानना जरूरी बनता है। अभी इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? इस युद्ध को कहा जाता है 10 राज युद्ध। किस नाम से जाना जाता है? तो 10 राज के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में इस युद्ध का चर्चा मिलता है? कौन से मंडल में इस युद्ध के बारे में बताया गया है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। किसमें? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध के बारे में बताया गया। ये टोटल लास्ट क्लास जो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ था, और ये अभी की जो क्लासेज मैंने बताई, ये टोटल की टोटल, यानी कि ऋग्वैदिक काल का पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक स्थिति हम लोग का कंप्लीट हो गया कि ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति क्या था। ठीक है, राजनीतिक स्थिति क्या था? 7वें, जी हाँ 7वें, बिल्कुल रमन जी, आपने सही बताया है। तो हम लोगों ने पूरा राजनीतिक स्थिति को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आई थिंक, मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोगों के मन में अब राजनीतिक स्थिति से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, और नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो उतना ज्यादा सोचते नहीं है। महिलाओं की स्थिति पर पॉइंट लिख दीजिए भावना जी, वो सामाजिक स्थिति हुआ। और अब हम लोग वहीं पे आ रहे हैं, एक एक करके हम लोग चलेंगे। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? तो हम लोगों के द्वारा अब यहां पर जो टॉपिक आप लोग डाल लीजिएगा, सामाजिक जीवन। कौन सा? तो सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन किसका? अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऋग्वैदिक काल। तो इसलिए हम लोग अगर देख रहे हैं सामाजिक जीवन के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में देख रहे हैं, तो सामाजिक स्थिति किसके बारे में? तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोग देखेंगे। विश्वामित्र ने, लेकिन तीसरा, जी हाँ तीसरा, लेकिन इस युद्ध के बारे में चर्चा जो है 7वें मंडल में मिलता है। चलिए यहां समझिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखा जाए तो जो ऋग्वैदिक काल का समय रहता है, सामाजिक स्थिति को देखा जाए तो अभी भी यहाँ के लोग किस प्रकार से हैं? तो कबीलाई हैं, यानी कि छोटे छोटे कबीलों में ये स्थित रहते हैं, छोटे छोटे कबीलों में रहते हैं। अभी खेती का ज्ञान तो उतना ज्यादा नहीं हुआ है, जंगलों में रहते हैं। तो यही रीजन हुआ कि इसमें सबसे ज्यादा अगर बोला जाए, सबसे फर्स्ट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं कि इसमें कबीलाई
तत्वों की प्रधानता थी, तत्वों की प्रधानता के कारण, तत्वों की यानी कि कबीलाई तत्वों की प्रधानता के कारण, कबीलाई तो आप लोग समझ रहे हैं ना किस प्रकार से अभी भी छोटे छोटे आप लोग आदिवासी समूह में जाते हैं तो कबीले बने होते हैं अपने अपने वंश का। जैसे सीधा समझ जाओ, आपके घर में, आपके गांव में आप देखते हैं कि ये हमारे परिवार के हैं, एक आपका घर है, एक आपका क्या होगा, घर होगा, और आपके पिताजी के जो भाई है, 3 भाई आपके पिताजी हैं, उन तीनों का अपना घर होगा, और आपके पिताजी के जो पिताजी हैं यानी दादाजी, अगर वो 2-3 भाई होंगे तो उन लोगों का भी अलग अलग जो घर होगा, मिलाकर 15-20 घर या 10 घर होगा, तो आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक कुल के हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग कुलों के लोग मिलकर अपना अपना फैमिली चला रहे थे, वही कौन सा हुआ, कबीलाई तत्व हुआ। और इसी कबीलाई तत्व की प्रधानता होने के कारण, इसी कबीलाई तत्व में की प्रधानता सबसे ज्यादा होने के कारण इस प्रकार के समाज को क्या कहा गया, समतावादी समाज कहा गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस प्रकार का समाज था ये, तो आप क्या बताओगे, समाज कैसा था, एक बार बताइए, समाज कैसा था? तो आप बोल सकते हो ना, समतावादी समाज था। समतावादी समाज में क्या क्या देखने को मिलता है? क्या समतावादी समाज में पुरोहितों की प्राप्ति होती है? तो हाँ, समतावादी समाज में पुरोहितों की भी स्थिति काफी अच्छी थी। इसमें छोटे छोटे जो कबीले थे वह अपनी रक्षा के लिए ज्यादा मात्रा में गौ को लूटने के लिए या अपने पास सेना रखते थे, यानी कि सेनानी भी हुआ करते थे। और तीसरे में छोटे छोटे, मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े राजा महाराजाओं का पद था, महल था, ऐसा नहीं था, इसमें सामान्य जनमानस रहा करते थे, यानी कि सामान्य लोग रहा करते थे। और इन्हीं तीनों तत्वों के समावेश को, इस प्रकार के समाज को क्या कहा जाता है, समतावादी समाज। देखिए, जो भी बच्चा मेरा शुरू से क्लास, पुरोहित मतलब कबीले हैं, पंडित जी होंगे क्या, जी हाँ, एक उसी में ज्ञानी, ठीक है, जो अपना ज्ञान देता हो। तो जो मेरा क्लास शुरू से देख रहा होगा ना, और एक बार क्लास विश्वास करके आप लोग देखिएगा, आप लोग को पता लग जाएगा कि आप लोग का लेवल कितना हाई हो जाए। लेकिन हाँ, मेरे में थोड़ी बहुत कमियां हैं, कि एक कमी तो ये कि मैं लिख के पढ़ाता हूँ। भले लिख कर पढ़ाने के कारण ये होता है कि आप लोग को, सर आपके यूट्यूब और ऐप पर इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट की सारी ऑफलाइन क्लास है क्या, मस्त पढ़ाते हो, आपका छोटे भाई हो जी, रमन मेरे भाई, इकोनॉमिक्स के लिए और एनवायरनमेंट के लिए 2021 का मैं बैच चलाऊंगा। उसमें अभी आपको ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, हिस्ट्री मेंस की क्लास चल रही है, और एक ये हिस्ट्री प्रीलिम्स की क्लास चल रहा है, इसको आप देखते चलिएगा। थैंक यू। चलिए, तो एक हम लोगों ने ये पॉइंट बताया। दूसरा अगर हम कहें, सेकंड पॉइंट इसका, सेकंड पॉइंट, हम लोग सामाजिक जीवन को देख रहे हैं ना, तो सामाजिक जीवन में एक एक करके इस समय हम लोग यह देखते हैं कि क्या वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, क्या ऋण वैदिक काल में आगे आते आते क्या वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी नेता हैं वो अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो वर्ण व्यवस्था के दम पे ही लड़ते हैं। तो वर्ण जो था, वर्ण व्यवस्था इस समय था, इस समय क्या था, लेकिन वर्ण व्यवस्था अभी जैसे वर्तमान में उस समय ये था कि अगर पढ़े लिखे हो, जैसे अगर आप पढ़े लिखे हो, तेज तरार हो, तो पंडित जी हो, ये कहा जाता था। लेकिन अब यहाँ पे वर्ण व्यवस्था ऐसा आया कि अब यहाँ पर पंडित जी वो लोग हुआ करते, जैसे अभी वर्तमान समय में देखिएगा, तो वर्तमान समय में क्या है, पंडित जी के घर में जन्म हुआ है इसलिए आप पंडित जी हो। जैसे सोनिया का बेटा हो गया राहुल गांधी, तो राहुल गांधी से भी तो बहुत ज्ञानी और बहुत अच्छे विद्वानों को आप देखेंगे, राजनीतिज्ञ को देखेंगे, बिहार और यूपी में मिल जाएंगे, जो हर एक चौराहे पर चर्चा करते हुए मिलेंगे और बहुत ज्ञान रखे हैं। लेकिन क्या वो राहुल गांधी की बराबरी कर सकते हैं? नहीं। क्यों? वंशवाद चल रहा है। यही सारी चीजें क्या है यहाँ पर है कि अभी वर्तमान में है, लेकिन उस समय क्या था, उस समय क्या था, तो कर्म पर आधारित था। किस पर आधारित था? तो कर्म पर आधारित था। अर्थात कहने का अर्थ सीधा सा है कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था हो रहा है, या वर्ण व्यवस्था जो जैसा कर्म कह रहा है, लव यू टू मेरे भाई, ठीक है, तो जो वर्ण व्यवस्था हो रहा है वह वर्ण व्यवस्था किस पर हो रहा है, कर्म पर आधारित हो रहा है। और इसके बारे में चर्चा कहां पर प्राप्त होता है? इसके बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें देखने को मिलता है। और 10वें मंडल में एक शब्द का चर्चा किया गया है, पुरुष सूक्त। इसके बारे में, पुरुष सूक्त के बारे में। तो जो पुरुष सूक्त है ना, इसी में वर्ण व्यवस्था का चर्चा किया गया है। सर आपकी मेडिकल हिस्ट्री की पीडीएफ कैसे मिलेगी सर, मुझे नोट्स बनानी है। मेहर जी टेलीग्राम ग्रुप पे मेरा जब पे चल रहा होगा, एक 2 ग्रुप है मेरा, 3 ग्रुप है। एक तो मेंस के क्वेश्चन आंसर के लिए है, एक बच्चों के डाउट पूछने के लिए है, और एक ग्रुप है जिस पर मैं अपना लिंक भेजता हूं। तो उस ग्रुप में आप सबसे ऊपर जब जाएंगे तो मेरी क्लासेस का लिंक होगा और पीडीएफ होगा, मैं दोनों सिस्टमैटिक तरीके से भेजा हूं। तो पुरुष सूक्त है ना, तो पुरुष सूक्त में ही इसकी क्या की गई है, चर्चा किया गया। अर्थात हम बोल सकते हैं इसी मंडल में पहली बार शूद्रों का भी उल्लेख किया गया है। सर जी लिंक लिख दीजिए, मुझे आपका आंसर सेंड करना है। लिंक हम लोग नहीं दे पाएंगे, आप ही लोगों में से कोई बच्चा दे देगा, नहीं वो भी तो आप लोग कमेंट नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो अन अकेडमी की तरफ से मैसेज कर देना, मैसेज में कर दूंगा। तो ये सारी चीजें हम लोग को मिल गया। वर्ण व्यवस्था, क्या समाज कैसा था, समतावादी समाज था, और वर्ण व्यवस्था किस प्रकार का था, ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गया। वर्ण व्यवस्था भी और समाज भी, दोनों चीजें अगर आप लोग को समझ में आ गया है, तो तीसरा पॉइंट हम लोग से यह पूछा जा सकता है कि क्या दास प्रथा थी ऋण वैदिक काल में? क्या हमें दास प्रथा देखने को मिलता है? आप सीधे कहेंगे हाँ बिल्कुल, हमें दास प्रथा की प्राप्ति होती है। इस समय के लोग भी दासों को बनाया करते थे, अपने घर में दास रखा करते थे। लेकिन एक चीज की यहाँ पर अनुपस्थिति मिलती है कि इनके द्वारा खेती नहीं कराई जाती थी। जैसे आधुनिक समय में आते आते हम लोग यह देखते हैं कि दासों के द्वारा खेती के लिए दास बनाए जाने लगे थे। जैसे अमेरिका में भी अगर आप देखोगे, तो अमेरिका में जो अफ्रीका के दासों को पकड़ कर ले जाया जा रहा था, वह अफ्रीका के दासों को इसलिए पकड़ के ले जाया जा रहा था ताकि उनसे खेती करवाया जा सके। तो खेती करवाने के लिए दास बनाया जाता था। लेकिन ऋण वैदिक काल में जो दास प्रथा को बनवाया जाता था, दासों को बनाया जाता था, लेकिन उनसे खेती नहीं करवाई जाता था, उनको घर के कामों में रखा जाता था, घर के काम करवाए जाते थे, तो दास प्रथा थे। फिर अगर हम लोग यहाँ पे नजर डालते हैं चौथे पॉइंट पर, और चौथे पॉइंट पे कौन सा, परिवार कैसा था ऋण वैदिक काल में? क्या आप लोगों के मन में ये नहीं होता है कभी कभी जानने का कि अभी तो वर्तमान परिस्थितियों में आप लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे परिवार में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर कैसा है, लेकिन उस समय के लोग जब जंगलों में रहते होंगे, कैसे रहते होंगे, किस प्रकार से परिवार होता होगा? परिवार में जैसे अभी लड़का हुआ, और हाँ परिवार मुखिया, हाँ लड़का हुआ, अभी वर्तमान परिस्थितियों में पढ़ने के लिए भाई इसको पढ़ाना है, कौन सा स्कूल अच्छा है, मतलब चलने लायक हुआ नहीं, तब तक पीठ पे पूरा बैग लाद दिया जाता है। तो ये वर्तमान परिस्थितियां हैं अभी। लेकिन उस समय क्या होता था?
तो आपने कृष्ण लीला देखा है ना, गुरुकुल में भेजना या पशु चराना होता था ना, पशुओं को रखना, गायों को रखना। तो इस समय जो परिवार था, यह परिवार कैसा था? पशुचारिता व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? तो पशुओं को चराने की व्यवस्था थी। पढ़ाई से आप बिल्कुल मुक्त थे, मतलब बहुत अच्छा लगेगा ना, पढ़ना नहीं पड़ता, जानवर लेके जाओ, खेतों में चराओ। तो पशुचारिता परिवार थी, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आप अलग अलग होकर रहना शुरू करते हो, दूसरे कबीले वाले आपके जानवरों को लूट लेने का कार्य करेंगे या आपको मार देने का कार्य करेंगे। तो इसीलिए यह हमेशा किसमें रहा करते थे? तो संयुक्त रूप से रहा करते थे, अपने बचाव के लिए। अभी अभी वर्तमान परिस्थितियों में क्या देखोगे कि लड़का जो है अपनी माँ बाप को भी छोड़ के अलग रहना शुरू कर दिया है। तो अब ऐसे कर रहे हैं लोग कि लड़के भी अलग रहना शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन उस समय क्या था? संयुक्त परिवार था। परिवार कैसा था? तो परिवार संयुक्त परिवार था। याद रहेगा ना, समाज के परिवार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो पशुचारिता व्यवस्था थी। और दूसरा पॉइंट आपको ये होना चाहिए कि संयुक्त परिवार था। तो परिवार हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग 5वें नंबर में आते हैं, 5th नंबर पर आते हैं। और 5th नंबर पे हम लोग देखते हैं स्त्रियों की स्थिति। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति हम लोग देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नजारे थे तब जी, आज की जिंदगी में अच्छा नजारे थे, उस समय भी प्रॉब्लम होता होगा। ठीक है, तो स्त्रियों की स्थिति पे अगर हम लोग यहाँ नजर डालते हैं तो कैसी है? काफी अच्छी है। ठीक है, काफी अच्छी स्थिति मानी जाती है उस समय की। जैसे स्त्रियों की स्थिति में 2 प्रकार के अधिकार उनको दिया गया था। एक अधिकार था उपनयन संस्कृति, ठीक है, या संस्कार, उपनयन संस्कार। और दूसरा इनको और अधिकार था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मतलब अगर स्त्री चाहे, अभी वर्तमान समय में देख लो, कुछ ऐसे भी धर्म है जैसे मलाला यूसुफजई, नाम आप लोगों ने सुना होगा। मतलब वो लड़की पढ़ना चाह रही थी और समाज के लोग उसको चाह रहे थे कि ना पढ़े, और इसलिए उसको गोली मार दिया गया। तो अभी भी कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो लड़कियों को पढ़ने से मना करते हैं। अभी भी समाज के कुछ ऐसे लोग हैं, तबका है, चाहे किसी भी धर्म के हो, वो लड़कियों को पढ़ा, बोलते क्या है कि 10th कर लिया ना, अब शादी करो, 12th कर लिया, शादी कर दो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया ना, बस इतना ही काम है लड़कियों का। और अपने पढ़ने के लिए भी गर्ल्स को लड़ना पड़ता है घर पे। बाहर तो आकर पढ़ना, दिल्ली और मुंबई जैसे क्षेत्रों में जाकर, बड़े क्षेत्रों में जाकर पढ़ाई करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जी हाँ, गर्ल्स आश्रम में भी जाती थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। इसी में एक हुआ करती थी जो क्या कहलाती? विदुषी। इसी में विदुषी भी हुआ करती थी। विदुषी का मतलब पता है ना? विदुषी, ठीक है ना? विदुषी का मतलब क्या हुआ? जो महिलाओं में ज्ञान रखती है वो कौन सी हो गई? विदुषी हो गई। और इसमें अलग अलग नामों से जाना जाता है, संस्कृत का नाम है, उसमें आप लोग मत पढ़िएगा। इस समय अगर देखा जाए तो क्या पुनः विवाह का प्रचलन था? पुनः विवाह का प्रचलन था, बिल्कुल था। दूसरा नियोग प्रथा था। नियोग प्रथा, ठीक है, नियोग प्रथा, हाँ मुश्किल होने देते हैं जी। तो नियोग प्रथा आप लोग जब शब्द सुनेंगे ना, जैसे आप लोग महाभारत देखे हैं तो आप लोग को पता है कि कुंती जो है, कुंती के सबसे प्रथम जो पुत्र है वो कौन से हैं? कर्ण है। सबसे प्रथम पुत्र कर्ण है। शादी से पहले उस पुत्र का जन्म हो गया था। तो वो कौन सी प्रथा है? नियोग प्रथा। शादी से पहले भी वंश की उत्पत्ति करना कौन सी प्रथा थी? नियोग प्रथा। या एक और हम कह सकते हैं बहुपति विवाह। बहुपति विवाह। तो इन तीनों प्रकार की सुविधाएं स्त्रियों को दिया गया था। पुनः विवाह भी था, जो आप आधुनिक काल में आकर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे धर्म सुधार लोग रहे हैं, सुधारक रहे हैं, जो पुनः विवाह के लिए लड़ाई लड़े हैं। और पुनः विवाह सती प्रथा कर दिया गया था। देवपुत्र, हाँ, देव के आशीर्वाद से जन्म लेना, वही होता था नियोग प्रथा। आप लोग नहीं सुने क्या कि इंद्र का पुत्र अर्जुन को कहा जाता है? भाई इंद्र का पुत्र कैसे? तो उनके आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था। सूर्य पुत्र कर्ण था, तो सूर्य की जो उन्होंने पूजा की थी, सोमवारी उनके द्वारा जो किया गया था, तो उसके द्वारा सूर्य के आशीर्वाद के, सूर्य देव के आशीर्वाद से उनका जन्म हो गया था। ठीक है, वो अवतार हुआ करता था, जन्म नहीं। मतलब रात में सोए हैं बगल में, अब पता नहीं क्या था, क्या वास्तविकता था, क्या नहीं था, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ पढ़े हैं। नमस्कार जी, ठीक है गुजर जी, नमस्कार। तो हम लोग सिर्फ पढ़े हैं, हम लोग सोचे कि ऐसा हुआ होगा। अब क्या था क्या नहीं था उस समय के लोग जानते हैं। और हम लोग सिर्फ, हमने सुना है कि नियोग प्रथा में पति की मौत के नाम देवर। जी 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 जी, हाँ वही है कि अगर आप, बिल्कुल सही आपने बताया कि वही आप हैं, ठीक है, कि अगर पति की मृत्यु हो गई है तो अगर अपना वंश बढ़ाना चाहते हैं तो देवर या किसी दूसरे के साथ आप शादी करके अपने वंश को बढ़ा सकते हैं। सिकंदर पिटाओगे, ठीक है। चलिए, स्त्रियों में को सभा में जाने का भी अधिकार था। स्त्रियों को सभा में जाने का भी अधिकार था। और स्त्रियां जो थी उनको विदत में भी रहने का क्या था? अधिकार था। लास्ट क्लास में ही मैंने आप लोग को विदत के बारे में बताया हुआ था। अर्थात इन दोनों में स्त्रियों को अधिकार दिया गया था। क्या उस समय दहेज प्रथा था, जो अभी बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा जोरों शोर से चलता है, जो कि हमारे समाज की एक सबसे बड़ी बुराई है? दहेज प्रथा था। क्या उस समय पर्दा प्रथा था? क्या उस समय स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया था? देखिए बहुत वेस्ट वे में समझाते हूँ आपकी ज्योग्राफी की 11वीं क्लास के बाद आगे की क्लास कहाँ मिलेगी? विराज गुज्जर जी वहीं पे मिलेगी, ठीक है। वहीं पे आप देखिएगा, जीएस पेपर फर्स्ट करके क्लास अपलोड हुआ है, मेंस लेवल का, वहीं पे है। और आज मेरी क्लास होगा, शायद मेरे पास इंफॉर्मेशन आया हुआ था कि आज और कल मेरी क्लास होगी ज्योग्राफी की। तो क्या संपत्ति का अधिकार था? ठीक है, ये अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या इन सबका अधिकार था, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। ठीक है, स्त्रियों की शादी के लिए दहेज देने की कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं था कि आपको दहेज देना पड़ेगा। पर्दा प्रथा नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था स्त्रियों को। बहुत दिनों बाद बेस्ट टीचर मिले। मैं कंप्लीट कराऊंगा मेरे भाई, दिल से पढ़ाते हैं इसलिए आप लोग को अच्छा लगता है। और मैं ये नहीं देखता कि कितने बच्चे, मैक्सिमम बच्चे आए तो अपनी भी खुशी मिलती है, लेकिन कम भी बच्चे हो तो मेरा टारगेट यही रहता है कि उसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो कम भी बच्चे रहने पर मैं कंप्लीट करने का प्रयत्न करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग आते हो और इतनी तारीफ करते हो, ताकि मुझे क्लास लेना ही पड़े, मुझे भी पता है। इसी टाइम की थी मुद्रा सिक्का जी, अभी बता रहा हूँ उसके बारे में, अभी आगे मैं चल रहा हूँ। छोड़कर लेटर वैदिक सिर्फ क्यों फॉलो कर रहे हैं इन अच्छी चीजों को छोड़कर? देखिए, हमें पता नहीं रहता है ना। एक बात आप बताइएगा, अपने से सोचिए, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी और कितनी बड़ी और कितनी आप देखिए, जितना भी धर्म बना,
हमारी संस्कृति में, चाहे आप सोमवारी व्रत, आप गर्ल्स हैं या बॉयज, एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने 5 मिनट का समय लूंगा, लेकिन ज्ञान की बातें। जैसे पंडित जी क्या करते हैं, टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं, टीका क्यों लगाते हैं, टीका क्यों लगाते हैं? जब यहाँ पर रेड कलर से टीका लगाया जाता है ना, कंसंट्रेशन बनता है, ठीक है, कंसंट्रेशन बनता है। दूसरी बात एक और, नाभि से एक नस है, नाड़ी है, जो सीधा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, सीधे मस्तिष्क से आकर जुड़ी हुई है वो। और होता क्या है, कभी कभी पेट में हमें पता है कि HCl की मात्रा है, तो वो गैस बना देती है ना खाने के कारण, और जब वो गैस सर पे चढ़ता है ना, तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हमारे धर्म में ये बताया जाता है कि सुबह सुबह आप पूजा करो, चंदन लगाओ, और चंदन में आप देखते होंगे चावल के दाने होते हैं, चावल के दानों को आप देखेंगे, चावल के दाने भी टीका के साथ लगा दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि चावल के दाने भी लगे हुए हैं। अब ये चावल के दाने क्या करते हैं, तो जो वो नाड़ी आ रहा है ना, जो आपके मस्तिष्क के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, उस मस्तिष्क को ये ठंडा करने का काम करते हैं चावल के दाने, क्योंकि चावल ठंडा होता है, और यही रीजन है कि वो ठंडा करने का काम करते हैं। अब अगर ये ठंडा करने का जब काम करते हैं, तो जो पेट में गैस बना हुआ है, वह गैस मस्तिष्क में ना चढ़े, उसको रोकने का काम वो कर रहे हैं। दूसरी तीसरी बात, जो जनेऊ कान में लपेटा जाता है, कान में लगाया जाता है, जनेऊ इसलिए लपेटा जाता है, हमारे धर्म में ये है कि जब भी आप टॉयलेट करने जाते हैं, तो जनेऊ को कान में आप क्या कीजिए, लपेट लीजिए। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि टॉयलेट करते समय यहाँ का जो एक नस है, उस नस पे प्रेशर ज्यादा होता है, और नस पे प्रेशर होने के कारण यह नस फट जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बाथरूम गए हुए थे, टॉयलेट करने गए थे, ब्रेन हेमरेज हो गया, गिर गए बाथरूम में, इस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा। तो उसको देखते हुए ये तो हो गया मानव का। अब यहीं पर देखिए, हमें पता है कि पीपल का जो पेड़ है, यह 100 पेड़ों के बराबर क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। अब बताइए, एक पेड़ 100 पेड़ के बराबर ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन उसकी उसकी लकड़ियों को जलावन में प्रयोग कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे। मतलब उसकी लकड़ी को आप जलावन में प्रयोग नहीं कर पाओगे। उसकी छांव में आप बैठ पाओगे क्या? नहीं बैठ पाओगे। तो जो पीपल का पेड़ है, ना उसकी छांव में आप बैठ पा रहे हो, ना उसकी लकड़ी को जलावन में प्रयोग कर पा रहे हो, तो लोग उसको अपने घर पर क्यों लगाएंगे? जबकि ज्यादा स्पेस ले लेता है, तो लोग नहीं लगाएंगे। इसीलिए पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक देते लोग, जबकि प्रकृति के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो ऋषि मुनियों के द्वारा क्या लिखा गया कि पीपल के पेड़ पर 36 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। अब लो भाई, अब जो भी हिंदू है, हाँ, जो भी हिंदू है, अगर पीपल का पेड़ उखाड़ रहा है, तो 26 करोड़ जो देवी देवताओं को माना गया है, 36 करोड़ जो माना गया है, उनके निवास स्थान को उठाकर फेंक रहा है, तो सबका पाप लगेगा। तो आप देखना घर पर जाकर पापा से, मम्मी से बोलकर कि पापा जी पीपल का पेड़ उखाड़ दे, वो पीटेंगे, मत उखाड़। और वो लोग भी दिमाग से काम लेते हैं, बच्चे से उखड़वा देते हैं। घर में कोई बच्चा हो तो उसको बोलते हैं पीपल का पेड़ जो उगा हुआ है, उसको जोता निकाल दे, उखाड़ दे। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पता है, बताया गया है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो एक भगवान के निवास स्थान को दूसरे भगवान से उजाड़ दिए, दोनों आपस में सुलटते रहे। ठीक है, ठीक है। तो ये बातें कर दिया जाता है उन लोगों के द्वारा दिमाग लगाकर। और वहीं पर देखो, एक और चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज किया गया कि जो स्त्रियां हैं, उनसे बोला गया कि देखो, सोमवार के व्रत में जाकर अगर पीपल के पेड़ पर तुम जल गिराओगी, तो तुमको बहुत सुंदर वर मिलेंगे, पति मिलेंगे। तो शायद लड़कियों को ये बात कहा गया, और शायद मैं भूल रहा हूं, मुझे इसके बारे में उतना नहीं, और शायद औरतों को ये कि अगर जो होता है अपने पति को सकुशल देखना चाहते हो, तो पेड़ पर जो होता है, हमारे गांव में और ब्राह्मण हत्या के समान, जी हाँ, ब्राह्मण हत्या के समान माना गया पीपल का। तो इतना कर दिया गया, पीपल का पेड़ गांव से बाहर भी हो, तो लड़कियों को, औरतों को, औरत जाकर वहां पर जल ढालकर चली जाती है अपने पति की सकुशलता के लिए। तो ये तो हमारे धर्म की खासियत है कि प्रकृति को देखकर बनाया गया है। और आजकल हम लोग वैसे धर्म को छोड़कर हम लोग जो होता है उस धर्म को अपना रहे हैं जिसका प्राकृतिक से कोई स्रोत ही नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक चीजों को, जी 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 बिल्कुल। तो ये सारी चीज था। अगर हम लोग देखते हैं इसी समय अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। इसी समय अगर हम लोग देखें आभूषण, आभूषण, तो क्या आभूषण का प्रचलन था? तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, इस समय के लोग जो आभूषण का प्रयोग कर रहे थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? आभूषण को नेक्स्ट कहा जाता था। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता था? तो ये होता था स्वर्ण का ढेर। क्या होता था? स्वर्ण का ढेर होता था। ठीक है, इसी में एक और नाम हमें मिलता है, इसी में एक और नाम मिलता है, और वो नाम कौन सा है? रुकम। कौन सा नाम है? ऐसे ऐसे नाम करके कभी कभी पेपर में दे देता है। रुकम, रुकम क्या होता है? गले का हार। क्या होता है? गले का हार। इसमें एक और नाम हमें मिलता है, अयस। कौन सा? अयस। और अयस का मतलब क्या होता है? अयस का मतलब होता है कांसा या तांबा। तो कांसा या तांबा के लिए इसका प्रयोग किया गया है, कांसा या तांबा के लिए इसका प्रयोग किया गया है। नोट करके अपने नोट्स में लिख लेना कि चांदी और लोहे का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, इन दोनों का उल्लेख इस समय का ऋण वैदिक काल में देखा जाए तो नहीं मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? इस समय आपसे यही ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुरीतियां बन गई हैं, तो ऐसा नहीं है, ये विडंबना है कुछ। क्लास के लिए विराज गुज्जर जी, देखिए बच्चों में थोड़ी बहुत आप लोगों में जानकारी की कमी है। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर एंशिएंट हिस्ट्री का आप मेंस लेवल का कराओगे ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री मेंस नहीं आता है, सिर्फ आधुनिक आता है। आर्ट एंड कल्चर मेंस लेवल का आता है, तो आर्ट एंड कल्चर में मेंस लेवल का कराऊंगा। एंशिएंट आपको प्रीलिम्स लेवल का ही पढ़ना होता है, और ये सफिशिएंट है। बहुत सारे टीचर यही सब पॉइंट्स पढ़ाकर बोल देते हैं कि मेंस लेवल का हो गया। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आपको एंशिएंट सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स लेवल के लिए पढ़ना है। मैं मेरे द्वारा मेंस लेवल में आफ्टर इंडिपेंडेंट और आधुनिक भारत का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 4 पार्ट कराया जाएगा। ठीक है, ये 4 पार्ट मैं कराऊंगा मेंस लेवल का। चलिए, अब इस समय एक और क्वेश्चन आता है कि इस समय के जो लोग थे वह भोजन किस प्रकार का किया करते थे? ठीक है, इस समय के लोगों के द्वारा भोजन कैसा किया जाता था? इस समय के जो लोग थे वह भोजन दोनों टाइप के किया करते थे। शाकाहारी लोग भी थे और मांसाहारी भी थे, तो दोनों प्रकार के लोग इस समय रहा करते थे। किंतु आपको याद यह रखना है, किंतु भोजन में गाय से संबंधित चीजों का महत्व सबसे ज्यादा था। ठीक ना? तो गाय से संबंधित चीजों का महत्व सबसे ज्यादा इस समय दिया जाता था। जैसे एग्जांपल में, थैंक यू मेहर, जैसे एग्जांपल में हम देते हैं दूध को, दही को या मक्खन को। तो दूध, दही या मक्खन, इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता था। तो भोजन में हम लोग को समझ में आ गया, आभूषण भी समझ में आ गया। आभूषण में ये वाला पॉइंट आप लोग जरूर याद रखेंगे कि चांदी और लोहे का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, और भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजनों का उल्लेख था। एक चीज और आप लोग याद रखेंगे कि चावल
चावल, मछली और नमक। ठीक है, चावल, मछली और नमक, इन तीनों का के बारे में कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होता है। नमक ही यूज नहीं करते थे, तो चावल, मछली और नमक, इन तीनों की जानकारी उस समय नहीं मिलता है किताबों में। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा गाय के बारे में जान लें। बार बार ये चर्चा मिला हुआ है गाय। गाय को किस नाम से जाना जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। गाय को अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस नाम से जाना जाता है, तो अघन्या। किस नाम से? अघन्या। अघन्या का मतलब क्या होता है? अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य। ना मारने योग्य मतलब जानवर, मतलब गाय को उस समय मीट कौन से जानवर का खाते थे? हाँ, अघन्या। याद रखिएगा, अघन्या ना मारने योग्य कहा गया था। अभी मैं बता रहा हूँ, सभी जानवरों का नाम बता दूंगा। अभी तो मैंने शुरू किया है ना, आपको देखो ना, इतना कोई एनसीईआरटी में पढ़ाया है क्या? आप अनअकैडमी पे जाकर देखो। चलिए, अगर हम लोग देखें सूरापान, किसके बारे में? सूरापेय के बारे में। देखिए, सूरापेय के बारे में अगर देखा जाए, यानी कि अभी वर्तमान समय में शराब का, तो शुगर की जगह नहीं जी, शुगर यूज नहीं होता था। ठीक है, सुरापान का यहाँ पर क्या किया गया है? निंदा किया गया। जैसे अभी भी वर्तमान परिस्थितियों में देखते हैं, तो वर्तमान परिस्थितियों में भी तो सुरापान का निंदा किया जाता है। बोला जाता है कि सुरापान करना क्या है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को आप देखोगे कि सुरापान तो वो करते ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या है? सुरापान का निंदा किया गया है, लेकिन लिख लीजिएगा कि निंदा की गई है, सुरापान की निंदा की गई है। वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं सोमपान, सोमपान, तो सोमपान के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यह जो सोमपान होता था ना, ये सोमपान सोमरस से किया जाता था। किसके द्वारा? सोमरस के द्वारा किया जाता था। सोमरस, अच्छा भी बताते हैं डॉक्टर। हाँ, ये बात तो सही है। तो सोमरस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, और सोम रस जो है यह प्राप्त किससे होता था? तो सोमरस की प्राप्ति एक है सोम नामक वनस्पति। तो जो सोम नामक वनस्पति है, ऊपर ऊपर से लिखा हुआ जी जी जी, थैंक यू। तो सोम नामक एक वनस्पति है, तो सोम नामक वनस्पति से सोम रस की प्राप्ति होती है। और यह सोम नामक वनस्पति की प्राप्ति कहां पे होती है? इसकी प्राप्ति होती है मजवंत। कहां पे? तो मजवंत चोटी पर। यह उल्लेख मिला हुआ है कि जो सोम नामक वनस्पति है, या सोम नामक वनस्पति की प्राप्ति मजवंत चोटी पर मिलता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में क्या है? प्राप्त होता है। इसका उल्लेख, ठीक है भावना, मैं आ रहा हूं, रुक जाओ एक मिनट। इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद पे हिमालय पर्वत के समझिएगा, जो सोमपान है, यहां समझ लेना इस लाइन को, जो सोमपान है यह सोम रस से बनाया जाता था, और इस सोम रस की प्राप्ति सोम नामक वनस्पति से होता था। ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हिमालय पर्वत का जो मजवंत चोटी है, उसी मजवंत चोटी पर यह सोम नामक वनस्पति पाई जाती है। यही रीजन है कि आप शंकर जी को देखते हैं कि वहीं पे प्राप्त होते हैं ना, हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत, क्योंकि यहीं से वो सोम रस लिया करते थे। चलिए, अब अगर हम लोग से पूछा जाए मनोरंजन, मनोरंजन के लिए उस समय के लोग क्या किया करते होंगे? भावना, मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। गन्ना और शहद के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, खाने की चीज जी, एसके जी, हाँ जी। मनोरंजन के लिए वो क्या किया करते थे? तो मनोरंजन के लिए उनके पास एक तो पासा है, ये वही पासा है ना जो आपके शकुनी के पास होता था। ठीक है, तो शकुनी के पास वाला पासा है। इस समय के लोग और क्या किया करते थे? तो नृत्य का सहारा लिया करते थे, संगीत का सहारा लिया करते थे मनोरंजन के लिए, और दूसरा कार्य एक और था, दौड़ का सहारा लिया करते थे, यानी कि रथों को दौड़ाने का। कुछ मूवी में आप लोग को दिख जाता होगा, साउथ वाली मूवी में ये जो होता है दौड़ हुआ करता है, यानी कि रथों को दौड़ाने का काम होता है, या ये जो होता है, यहाँ बोल सकते हैं रथ दौड़। तो इस प्रकार की चीजों का इनके द्वारा क्या है? सोम नामक वनस्पति से बनता था, यही उल्लेख है। आज का वर्तमान समय में शराब है, तो जो मधु है ना, या अभी तो आप लोग शायद पहले के लोगों से आप सुने होंगे कि एक पेड़ होता था, मैं भी नाम अभी भूल रहा हूं, भांग। हाँ, भांग भी कह सकते हैं शंकर जी का। ठीक है, एक और पॉइंट आप लोग इसके बारे में जानिए कि जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी, वैसी कन्याएं जो पूरी लाइफ कुंवारी रहती थी, उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको बोला जाता था अमाजु। किस नाम से पुकारा जाता था? इनको बोला जाता था अमाजु। किस नाम से? अमाजु के नाम से इनको जाना जाता था। ये टोटल हम लोगों का कौन सा पॉइंट्स हुआ? तो हम लोगों का ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए सामाजिक स्थिति। हम लोगों ने यहां पर सामाजिक स्थिति कंप्लीट किया, किसका? ऋण वैदिक काल का। जितना मैंने बता दिया है सुफिशिएंट है। मैंने मनोरंजन के लिए तलवारबाजी होती थी, जी हाँ। देखिए मैंने क्या बताया, यहां समझिए, लोहे का अभी प्राप्ति नहीं हुआ है, तो तलवार बन पाना अभी क्या है? मुश्किल है। तो तलवार, लोहे का तलवार नहीं बना होगा। हम लोग अनुमान ही तो लगाते हैं, और जितने भी इतिहास का लिखे अनुमान लगा के लिखे हैं। चलिए, अब हम लोग किसके बारे में यहां देखते हैं? अब हम लोग यहां देखते हैं आर्थिक जीवन। किसके बारे में हम लोग देखते हैं? आर्थिक जीवन, कि इस समय के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग नजर डालें, तो इनका जो मुख्य आधार था वह कौन सा है? पशुपालन है। इस समय के लोगों का सबसे जो प्रमुख आधार माना जाता है, वह आधार कौन सा है? तो पशुपालन है। इनका मुख्य आधार जी पशुपालन है। और पशुओं में भी सबसे ज्यादा किसको माना जाता है? तो गाय को। सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है? तो गाय को सर्वाधिक महत्व। यहां कहने का अर्थ यह है कि जो ऋग्वेद है ना, यानी कि ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। कितनी बार? 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। वहीं पर हम लोग एक और चीज देखते हैं, नजर डालते हैं, तो संपत्ति एवं विनिमय का मतलब हो गया खरीद बिक्री करने का आधार। तो संपत्ति एवं खरीद बिक्री करने का आधार किसको माना गया है? वो माना गया है गाय को।
गाय को। किसको माना गया है? गाय को माना गया है। आपको जानकर इस बात का आश्चर्य होगा कि उस समय ऋण वैदिक काल में जो मैक्सिमम युद्ध हुआ करता था वह युद्ध गाय के लिए ही ठीक है, चाय रस, हाँ जी, चाय रस पिया जाएगा, कोई बात नहीं है। तो मैक्सिमम जो युद्ध हुआ करता था वह युद्ध किसके लिए हुआ करता था? तो गायों के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि उस समय अधिकांश लड़ाइयां, उस समय की जो अधिकांश लड़ाइयां हैं वह लड़ाइयां किसके लिए हुआ करती थी? तो गायों के लिए होती थी, या युद्ध हेतु, ठीक है, युद्ध हेतु यहां पर जो किया जाता था एक क्या बोला जाता था? गविष्टि। क्या बोला जाता था? गविष्टि। यानी कि जो युद्ध हुआ है गाय के लिए, या हम ये कह सकते हैं गाय की खोज। गाय की खोज, तो गाय की खोज के लिए जो युद्ध होता था उसको क्या बोला जाता था? गविष्टि बोला जाता था। अर्थात जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद में किसका, किस नाम से चर्चा किया गया है? गविष्टि का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? उल्लेख मिलता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, लेकिन फिर भी समझना। पशुपालन इनका मुख्य आधार था ऋण वैदिक काल के लोगों का, और उसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको माना गया था? गाय को माना गया था। सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया था? तो गाय को दिया गया था। गाय को ही संपत्ति और विनिमय का आधार माना गया था, और ऋण वैदिक काल में 176 बार इस गाय के शब्द का उच्चारण मिलता है। अधिकांश लड़ाइयां इसी गाय के नाम पर किया जाता था, और उसका उल्लेख हमें गविष्टि के नाम से प्राप्त होता है, अर्थात गाय की खोज। गाय की खोज यानी कि किसी ने चुरा कर लेकर चले गए आपकी गाय को, तो अब उसकी खोज हो रही है और उसके लिए युद्ध हो रहा है। तो आप इनके बारे में बता सकते हैं कि गाय का कितना ज्यादा इंपोर्टेंस इस समय रखा गया, और वो भी क्यों ना, क्योंकि दूध दही और इसी से जो हम लोगों को प्राप्ति हो रहा था। अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर घोड़े और रथ, तो घोड़ों को रथ से बांधकर चलाने का भी हमें क्या है? उल्लेख मिलता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना होगा कि हाथी और बाघ का किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है। याद रहेगा किसका किसका उल्लेख यहाँ पर नहीं मिला है ऋण वैदिक काल में? तो हाथी और बाघ का किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। वहीं पर अगर हम लोग एक और शब्द पे नजर डालते हैं तो एक शब्द और मिलता है जिसका नाम क्या है? पड़ी। क्या नाम है? पड़ी। और पड़ी नाम जब आप लोग को मिलेगा तो आप लोग इसके बारे में यह बता सकते हैं कि इसे क्या बोला जाता है? पशु चराने वाले। जो पशु चराने वाले लोग हुआ करते थे उनको क्या बोला जाता था? पड़ी। तो पशु चराने वाले, तो जो पशु चराने वाले लोग हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो पड़ी के नाम से बोला जाता था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कहां पर? एक और नजर हम लोग डालते हैं एग्रीकल्चर पर, कि ऋण वैदिक काल में एग्रीकल्चर का क्या स्रोत था और किस प्रकार से लोग एग्रीकल्चर कराया भी करते थे या नहीं। तो अगर हम लोग ऋण वैदिक काल के एग्रीकल्चर पे नजर डालते हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि इस समय के लोग बहुत ही कम मात्रा में ऋण वैदिक काल में एग्रीकल्चर पर जोर दिए हुए थे। और इसकी प्राप्ति हमें कैसे हो जा रहा है? क्योंकि जो हम लोग सारी चीजें किस पर देखते हैं? ऋण वैदिक पर देखते हैं। तो जो हमें ऋण वेद की प्राप्ति हो रहा है उस ऋण वेद में सिर्फ और सिर्फ 24 मंत्र। कितने मंत्र? तो 24 मंत्र कृषि से संबंधित है। सिर्फ और सिर्फ कितने मंत्र है? तो 24 मंत्र आपके एग्रीकल्चर पे समर्पित है। इसी समय एक हाँ, एग्रीकल्चर पर क्या है? समर्पित है। हल के रूप में, जो समय हल के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अभी वर्तमान समय में आप लोग देखते हैं कि पिताजी हैं वो लोहे का हल लेकर फाल लेके जाते हैं ना। अब तो नहीं जाते होंगे, अब तो ट्रैक्टर लग चुका है, लेकिन अभी गांव में बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को आप देखोगे उसमें उसका प्रयोग किया जाता है ना। तो अगर आप उनको देखते हो तो क्या पाते हो कि लोहे का काम नहीं करता है। मैं ऑनलाइन नहीं रह पाऊंगा, ऑफलाइन जी, कोई बात नहीं रमन जी, ऑफलाइन देख लीजिएगा। तो उस टाइम इंसान घूमने फिरने का शौकीन नहीं, साथ नहीं, उस समय तो डर के लाते थे ना। चलिए, हल के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, लकड़ी के फाल का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता? तो लकड़ी के फाल के रूप में प्रयोग किया जाता। यही पे आप एक और लाइन समझ जाइएगा कि जब कभी आपसे पूछा जाए कि जो हल होता था तो क्या हल को हल के नाम से जाना जाता था? नहीं, उसको बोला जाता था लोगल। किस नाम से? लोगल के नाम से जाना जाता था। और जो बैल होते थे, ठीक है, बैंक मैंने लिख दिया, जो बैल होते थे, ठीक है, तो जो बैल हुआ करते थे बैल को किस नाम से जाना जाता था? तो वृक के नाम से बैल को जाना जाता था। ठीक है, तो जो होता है वृक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक क्षेत्र, जैसे अभी आप बोलते हैं ना एरिया, तो क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो क्षेत्र को कहा जाता था डोल। क्या बोला जाता है? डोल। तो क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और जो उपजाऊ भूमि होती थी उसको उर्वरा के नाम से ही जाना जाता था। ये तो पॉइंट्स क्या रहा? सही रहा। एग्रीकल्चर में सबसे महत्वपूर्ण अनाज जो था वो कौन सा था? सभी लोगों ने यहां का क्वेश्चन आया हुआ देखा होगा कि महत्वपूर्ण अनाज कौन सा था। तो महत्वपूर्ण अनाज को अगर देखें तो वो कौन सा है? जौ और यौ। ये दो अनाज जो थे सबसे महत्वपूर्ण ऋण वैदिक काल में माने गए थे। गुड आफ्टरनून जी सर। वस्तु विनिमय प्रणाली थी भावना जी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अच्छा, एक चीज और मैं अगर आपको बताऊं, उदर, एक शब्द जानिएगा, कौन सा? उदर। उदर क्या होता था? उदर को अनाज मापक यंत्र बोला जाता था। कौन सा? अनाज मापक यंत्र कहा जाता था उदर। आगे इतना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, किस पे? उद्योग पर। किस पर आते हैं? उद्योग पर। उद्योग के बारे में देखा जाए तो उद्योग में सबसे मेन कौन सा होते थे जिसको समाज में बहुत अच्छा स्थान दिया जाता था? तो वो कौन से हुआ करते थे? बढ़ईगिरी। कौन से होते थे? तो बढ़ईगिरी हुआ करते थे। यही सबसे क्या है? सबसे प्रमुख थे। और जो बढ़ई बनाने वाले होते थे, बढ़ईगिरी यानी कि रथों को बनाने वाले, इसी कारण उनको एक और नाम से जाना जाता था, रथकार। तो उस समय बढ़ई नहीं बोला जाता था, उस समय इनको रथकार बोला जाता था। और यही क्या हुआ करते थे? सबसे प्रमुख हुआ करते थे। बस इनके बारे में इतना जानना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो व्यापार। इस समय व्यापार प्रणाली पे अगर हम लोग नजर डालते हैं, ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का अगर देखा जाए तो मुख्यतः लेन देन की चीजों में किसका प्रयोग किया जाता था? तो वह थी गाय। यानी कि विनिमय के लिए सबसे ज्यादा जो प्रयोग की जाती थी वह कौन सी थी? वो गाय थी। कौन सी थी? गाय थी। और क्या अगर आपसे यह पूछा जाए कि विदेशों से व्यापार होता था, यानी कि विदेश व्यापार, तो आप सीधा बोल देना कि विदेश व्यापार का किसी भी तरीके से विदेश व्यापार का किसी भी तरीके से कोई भी पता नहीं चल पाता है, अर्थात विदेश व्यापार का उल्लेख नहीं मिलता है। हम ये बातें बोल सकते हैं। चलिए
अब यहां एक लाइन जान लीजिए, या इतना ही सही है। चलिए ये हम लोग किसके बारे में देखें, आर्थिक। आर्थिक तो हम लोगों का ये पूरा का पूरा आर्थिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, ऋण वैदिक काल तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे उत्तर वैदिक काल। किसके बारे में शुरू करेंगे, तो अब हम लोग यहां शुरू करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का समय अगर देखा जाए कब से कब तक, तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो 1000 बीसी से लेकर, नहीं, समुद्री व्यापार का मतलब ये हुआ दूसरे क्षेत्रों में जाकर करना ना, ये कोई भी चलन उस समय नहीं था। तो ये टोटल हम लोग का आज का पॉइंट हुआ अभी का। आज सेकंड क्लास भी है मेरा, तो सेकंड क्लास में जब हम लोग आएंगे तो उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन तीनों स्थितियों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहां पर इसके बाद वाले पार्ट को हम लोग देखेंगे। आई होप सो कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जरूर जाना।